नमस्कार दोस्तों। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी भाई बहनों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी भाई बहन जान रहे हैं कि हम लोग जो है एस्टेट को लेकर के ये क्लास कर रहे हैं और इसमें हमने पीछे एक वर्ण एवं वर्णमाला करके 01 जो चैप्टर पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण एवं वर्णमाला, वर्ण एवं वर्णमाला 02, वर्ण एवं वर्णमाला 02। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है वर्ण एवं वर्णमाला 02। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग जहाँ से बात किए थे वहीं से फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन है। देखो बेटा, अब देखो, अभी तक पिछली क्लास में जो कुछ इस तरह के प्रश्न हमें मिले थे उनमें दो दो पूछा था। इस तरह के जो कुछ प्रश्न मिले थे उनमें दो दो पूछा था और ये जो प्रश्न हैं इनमें तीन पूछा है ना। इसमें सॉरी यार, माफ करना बेटा। देखिए, इसमें मैंने बताया आपको तरीका, नंबरिंग कर लीजिए और एक से चलते रहिएगा, लास्ट में एक बच जाएगा, वही आपका उत्तर होगा। सबसे सरल तरीका है। जैसे स्पर्श व्यंजन, हम सभी लोग जानते हैं कि क से लेकर म तक ये जो 25 व्यंजन हैं, क से लेके म तक ये जो 25 व्यंजन हैं, इन्हीं व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। या इन्हीं व्यंजनों को हम वो कहते हैं उदित व्यंजन कहते हैं। सबसे पहले ये आते हैं तो इन्हें उदित व्यंजन कहते हैं। या ये क से लेके म तक 5 वर्ग में डिवाइड हैं तो इसलिए इनको वर्गीय वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। तो इन्हें स्पर्श व्यंजन या उदित व्यंजन या वर्गीय व्यंजन के नाम से जाना जाता है। तो अब आप देखिए, च, ज, छ, ठ, ये मतलब सब क से म के बीच में है, सब क से म के बीच में है। ये चारों हमारे क्या हैं? स्पर्श व्यंजन है। एक निकल गया। संघर्षी ना, देखो एक बात ध्यान रखना बेटा कि हम जो है पहले महाप्राण देख लें, फिर संघर्षी पर आएंगे। मैंने कहा था कि आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। भाई मुझे महाप्राण ज्यादा आसान लग रहा है तो हमने आप लोगों से चर्चा किया था कि 123 अल्प प्राण ना और 24 महाप्राण। कहने का मतलब है कि वर्गीय व्यंजनों का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है। वर्गीय व्यंजनों का मतलब क से लेकर म तक के जो 5 वर्ग हैं, सबका दूसरा और चौथा प्राण वर्ग जो वर्ण होता है वो महाप्राण होता है। अब दूसरा और चौथा देखिए, च पहला है, कट गया। च, छ, ज, ज तीसरा है, कट गया। छ दूसरा है, ठ दूसरा है। अब दो कट गए हमारे, दो कट गए। अब अब हमने महाप्राण ले लिया, दो को हटा दिया, अब बचा संघर्षी। देखो, संघर्षी व्यंजन दो तरह से हैं। एक तो शुद्ध जो आपके संघर्षी जिनको हम कहते हैं, संघर्षी जिनको हम शुद्ध रूप से कहते हैं बेटा, वो संघर्षी हैं हमारे वो क्या क्या नाम है आपके? आ, उम, अरे यार, ऊष्म व्यंजन। श, 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 ह, इनको हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात आप लोग और जानते हैं कि जो हमारा एक व्यंजन होता है जिसे हम कहते हैं स्पर्श संघर्षी, स्पर्श
संघर्षी, इसमें आता है च, छ, ज और झ। ये चार हमारे जो होते हैं इन्हें स्पर्श संघर्षी कहते हैं। तो यहाँ संघर्षी नहीं बल्कि ये स्पर्श संघर्षी कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ओ हो, देखो मैंने गलत समझा ही, ये स्पर्श संघर्षी इन्होंने कहा ही था, तीन नहीं है हो। हे भैया, तीन नहीं है, दुइये है यार, हम वहीं से गलती हुई है ये भाई। ये स्पर्श संघर्षी और महाप्राण ऐसे है यार, तभी मैं कहूं कुछ, इसीलिए मैंने पहले महाप्राण उठा लिया। कोई बात नहीं, ठ नहीं आता है, ये छ हमारा उत्तर है। क्यों? क्योंकि ठ जो है ये संघर्षी व्यंजन नहीं है। मैंने आपको बताया स्पर्श संघर्षी छ छ जहां है, तो एक बचा, तो स्पर्श संघर्षी से जो है हो गया उत्तर। तो तीन भी पूछते तो कोई दिक्कत नहीं थी, बस थोड़ा संघर्षी वाला मामला वो लग रहा था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है बेटा, हिंदी शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? पकवान, द्वार, त्राटक, क्षमा। देखो एक दिन जो है ना, ये आपके टेट और सुपर टेट दोनों के लिए बहुत कठिन, नहीं वो मत हो यार, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है कि हिंदी की डिक्शनरी कैसे देखें। क्योंकि अंग्रेजी की डिक्शनरी देखना बहुत आसान होता है, उसमें ए बी सी डी ऐसे करके होते, फिर ए पहले ए वाले, फिर ए बी ए सी ऐसे करके। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है, हिंदी में वर्णों का क्रम बड़ा अलग है। जैसे हिंदी की मैं आपको डिक्शनरी की कहानी बताऊं, नोट कर लेना आप। सबसे पहले अनुस्वार आता है हिंदी में, सबसे पहले अनुस्वार आता है, फिर उसके बाद विसर्ग आता है, फिर विसर्ग के बाद अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये आते हैं बेटा। ये तो इतना आपका स्वर के तरह हो गया। व्यंजन की अगर मैं बात करूं बेटा, व्यंजन की अगर मेरे बच्चे मैं बात करूं, तो व्यंजन में सबसे पहले क आता है, क के बाद श आता है। ये टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, श किसके बाद आता है? क के बाद। क्यों? क्योंकि देखो एक बात ध्यान से सुन लो बेटा, श, त्र, ज्ञ और स्र, ये चार हमारे क्या हैं? संयुक्त व्यंजन है, आप लोग जानते हैं। ये दो वर्णों के योग से बने हैं, जिनमें एक वर्ण आधा होता है और दूसरा वर्ण पूरा होता है। ठीक है, तो इनमें जो एक वर्ण आधा होता है, वो जो आपका वर्ण है वो है आधा क धन श, आधा त धन र, ज आधा य और श धन र। ठीक है, अब मेन बात आप ये समझना कि इनके उच्चार, इनके लिए शब्दकोश में स्थान कहां है। एक चीज में, केवल एक लाइन में मेरे बच्चे समझ जाना कि जो आधा वाला वर्ण है संयुक्त व्यंजन, उसके जस्ट बाद लिखा जाएगा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा यहां नोट कर लो बेटा, एक दिन मैं आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा। संयुक्त व्यंजन अर्ध वर्ण के बाद आएगा। कहां? शब्दकोश में अर्ध वर्ण के बाद आएगा शब्दकोश में। मतलब क के बाद श आएगा शब्दकोश में, त के बाद त्र आएगा, ज के बाद ज्ञ आएगा और स के बाद स्र आएगा। ये इनका शब्दकोश का क्रम होगा। ठीक है, तो इसलिए आप सभी लोग जो है इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो ये हो गए क, श, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, च में है कोई नहीं, हाँ ज, ज के बाद ज्ञ, ज, झ, य। देखिए अब इनमें छे छे हो गए, जब देखने लगे शब्दकोश तो छह छह हो गए। कारण क्या है? कारण वही एक ही है कि भाई इनमें पूरा वो नहीं है। अच्छा, छ छ ज ज इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़, इसमें तो कोई आएगा नहीं। हाँ, त के बाद आएगा आपका त्र, त, थ, द,
ध न, प, प वाले में तो कोई है नहीं, प फ ब भ म, य र ल व, स। अब स के बाद स्र, स स्र स ह। ठीक है, ये है वर्णों का क्रम हिंदी शब्दकोश में, डिक्शनरी में। डिक्शनरी जैसे आप अंग्रेजी की देखते हैं बेटा, कि मैंने कहा ना कि पहले ए वाले आते हैं, फिर ए वाले, ए बी वाले, ए सी वाले, पहले ए वाले, फिर ए बी, ए सी, ए डी, ए एफ, ए एच, जितना भी मिल पाया उस हिसाब से, फिर बी आ गया, फिर बी ए, बी बी, बी सी, ऐसे करके। यहाँ ये क्रम नहीं है, यहाँ ये क्रम है। सबसे पहले वो शब्द रखे जाएंगे शब्दकोश में जिन पर कोई मात्रा लगी होगी, अनुस्वार या विसर्ग लगा होगा, मात्रा नहीं। फिर स्वर वाले रखे जाएंगे, फिर स्वर के बाद व्यंजन इस क्रम में रखे जाएंगे। ठीक है, अब मूल प्रश्न हमारा ये है, मूल प्रश्न जो है वो हमारा ये है, देखो ये बताना बहुत सरल है बेटा, लेकिन इसमें मूल प्रश्न ये है कि हम ये बता दें आपको कि कौन कैसे रखा जाएगा। तो देखो पकवान है, पकवान का मतलब क्या है, प प्लस अ। द्वार है, द्वार में आधा द है, प्लस व है, प्लस आ है, द्वा। त्राटक है, त्राटक जो है बेटा इसमें त्र है ना, त्र है, त्र, ये त के बाद आया है त्र, त्र है प्लस अ है, अ है, आ है, सॉरी अ नहीं आ, त्राटक है। क्षमा जो है इसमें आधा क है, धन श है, धन, अच्छा त धन र, देखो ये गलत मैंने लिख दिया बेटा, माफ करना। ये त्राटक जो होगा ये आधा त धन र धन आ, त्राटक। ऐसे आधा क धन स, छ बनेगा। अब क स से छ बना है इसमें, तो इसका स्वर निकाल देंगे, अ हो जाएगा। अब अगर हम इसमें गौर करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये हमारी वर्णमाला है और ये वर्ण है ना, ये शब्दकोश में आने वाली वर्णमाला है और ये वर्ण है। इनमें अगर हम गौर करें बेटा तो सबसे पहले क आ रहा है, ये क सबसे पहले आ रहा है। ठीक है, इसलिए जो क्षमा शब्द है ये अगर अब ये चारों शब्द, प्रश्न ये कह रहा है कि अगर आपको डिक्शनरी में ये चारों शब्द ढूंढना हो तो आप इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले पाओगे, तो बेटा सबसे पहले हमें क्षमा मिलेगा ना। फिर आप यहां से बना लीजिए, क के बाद आपका वो आएगा त्र, फिर त्राटक मिलेगा क्योंकि त्र यहां है, इसके पहले कोई है द, तथ दध, पहले त्राटक मिलेगा दूसरे नंबर पर, फिर द्वार मिलेगा तीसरे नंबर पर, फिर चौथे नंबर पर पकवान मिलेगा और पहले नंबर पर क्षमा मिलेगा। आई होप कि इतने से कुछ आपको जरूर एक आइडिया हो गया होगा कि भाई ये तो आपको मैंने बता दिया कि स्वर और व्यंजन कैसे रहते हैं शब्दकोश में। इसे कहीं नोट कर लेना बेटा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों का आप स्वर और व्यंजन अलग कर लो, व्यंजन पहले आएंगे, स्वर बाद में आएंगे। अब आप ये देख लो बेटा कि सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसमें यह देखना है कि स्वर जो आ रहे हैं ना, अच्छा अब एक मजे की बात सुनो, आपको और बता रहा हूं, यहां इतना सरल नहीं है। अब इनमें देखो स्वर से देखे जाते हैं, ये अ है, ये आ है, ये आ है, ये अ है ना। माफ करना, त्राटक 2 नंबर पर नहीं आएगा बेटा, माफ करना बाबू। देखो अब इसमें क्या है, हम स्वर देखेंगे तो स्वर अ 2 में आए हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि क्योंकि देखो अब स्वर ये है अ सबसे पहले, तो इनके स्वर को देखो। अब 2 में अ आया है, तब ये देखो कि इनमें सबसे पहले व्यंजन कौन सा दोनों में आएगा, तो दोनों में क पहले आएगा,
बात समझे बेटा? थोड़ा-सा मुझसे भी गलती हुई, हाथ जोड़ करके निवेदन है, क्षमा प्रार्थी हूँ। पर प्लीज़ समझ लेना लल्ला, बहुत काम आएगा। आधे से ज़्यादा समस्या यहीं सॉल्व आपकी कर दूँगा मैं। मैंने कहा इसमें बस एक काम करो, ये क्रम याद कर लो। इन वर्ण जो भी शब्द दिए हैं उनका पहला-पहला वर्ण उठाओ। स्वर और व्यंजन अलग-अलग कर लो। फिर ये देखो कि कौन-सा स्वर इनमें से सबसे पहले आता है। जैसे यहाँ अ है, यहाँ अ है, यहाँ आ है, आ है। तो हम ये देख रहे हैं कि अ सबसे पहले आता है। तो अगर केवल एक पर अ होता तो वही हमारा नंबर 1 हो जाता। लेकिन यहाँ अ 2 पर है, प पर भी है और क पर भी है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन-सा व्यंजन पहले आता है। कौन-सा व्यंजन पहले आता है? तो क पहले आता है, इसलिए क हो जाएगा नंबर 1 पर, पकवान नंबर 2 पर होगा। अब आप कहोगे कि सर कैसे? क्योंकि पकवान में प में अ स्वर है और स्वर के अकॉर्डिंग इनको रखा जाता है। जब स्वर समान होते हैं तब व्यंजन देखा जाता है। तो पकवान 2 पर आ जाएगा। अब आ वाले में देख लो, आ वाले में आपका त्र पहले आएगा, द बाद में आएगा, तो आ वाले में ये हो गया और ये हो गया। इसका क्रम ये है। थोड़ा-सा इसको ध्यान से दोबारा देखना क्वेश्चन को, मैं आपको यकीन दिलाता हूं ना, आधा प्रश्न आप सॉल्व कर ले जाओगे। आधे प्रश्न। क्योंकि पहला वर्ण लो, उनका स्वर अलग कर दो। देखो कौन सा स्वर सबसे पहले आता है, वही नंबर 1 पर रखा जाएगा। अगर 1 से ज्यादा पर पहले आने वाला स्वर है, तो ये देख लो कि कौन सा व्यंजन पहले आता है ना, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला है, शब्दकोश की दृष्टि से सही विकल्प बताइए। जैसे देखो, अब यहां आप देखो, कंग है, कंठस्थ है, कमल है, कलई है और कलंक है। अब हम ये देख रहे हैं बेटा कि ये क्या है, ये है क धन अंग, ये है क धन अ, ये है क धन अ, ये है क धन अ। ये सब आधा हो जाएंगे, स्वर निकाल दिया तो। अब देखो हमने क्या बताया था, पीछे ही बताया था कि अनुस्वार सबसे पहले आता है, स्वरों से भी पहले आता है ना। अनुस्वार जो है सबसे पहले आता है, मतलब स्वरों से भी पहले आता है। इसका मतलब है कि हमारा एकदम सरल उत्तर हो गया कि इनमें कंठस्थ नंबर 1 पर आएगा। इनमें जो है कंठस्थ जो है वो नंबर 1 पर आएगा। लेकिन हमें एक तो बताना नहीं है, हमें पूरा क्रम बताना है। चलो अब ये कट गया, ये कट गया। अब समस्या ये है कि ये भी कमल है, ये भी कमल है। अब इनमें कैसे देखना है? तो अब देखो, ये क है, अ है, क है, अ है, इसका मतलब ये मामला खत्म हो गया। इनका जो है ये मामला, ये मामला खत्म हो गया। क्योंकि तीनों एक बराबर हैं, इनमें हम आगे पीछे कर ही नहीं सकते। तीनों में समान व्यंजन है, समान स्वर हैं। तो अब हम दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। भाई पहले वाले से हमने मारा पीटा, उसने गुनाह कबूल नहीं किया, कोई बात नहीं। दूसरे अपराधी को पकड़े, जब इसे लठ बजाओ ससुरे को, बताएगा कहां जाएगा भाग के। तो अब हम दूसरे को पकड़ रहे हैं। दूसरे में कमल में म है, देखो, कमल, कमल में दूसरे में म है। कलई, कलई में दूसरे में ल है। कलंक ना, कलंक में दूसरे में लंग है। ठीक है। अब जो, अब आपको देखते ही फिर दूसरा भी समझ में आ गया होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। दूसरा भी आपको समझ में आ गया होगा। क्यों आ गया होगा? हम्म, क्यों समझ में आ गया होगा? क्योंकि ये है मैं प्लस अ, ये है ल प्लस अ और ये है ल प्लस अ, अनुस्वार। ठीक है ये। तो अब ल प्लस अनुस्वार ये आ जाएगा नंबर 2 पर। तो कमल ये हो गया ना, कहां गया, कंठस्थ हो गया। ठीक है, दूसरे नंबर पर कमल आएगा। ठीक है, चलो
अब इन्होंने दूसरे नंबर पर दोनों जगह रखा है, भाई हम तो बदल नहीं सकते, कलंक आना चाहिए था नियमतः दूसरी ना। चलो दूसरे पर कमल कॉमन हो गया, अब हम कलंक पर बात करेंगे तो तीसरे नंबर पर यही आ जाएगा, जबकि नियमतः इसे बेटा दूसरे नंबर पर आना चाहिए था क्योंकि ल पर अनुस्वार है, ठीक है। और कलई, सी इज द राइट आंसर, कंठस्थ कमल कलंक और कलई, कंठस्थ कमल कलंक और कलई, यही इसका सही उत्तर होगा। मैं भी एक बार देख लूं क्योंकि गलत हो जाते हैं कभी, नहीं बिल्कुल सही है, कंठस्थ है, कमल है, कलंक है, कलई। जबकि वो मैं सच बताऊं, मेरे अकॉर्डिंग इसको नंबर 2 पर आना चाहिए था, इसका सही उत्तर होना चाहिए था कंठस्थ कलंक कमल और कलई, कंठस्थ कलंक कमल और कलई, ये जो है मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था। मेरे हिसाब से इसका सही आंसर जो है ये होना चाहिए था, पर इन्होंने जो आंसर बनाया है उसके अकॉर्डिंग सी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, इन्होंने जो उत्तर बनाया है बेटा उसके हिसाब से सी इज द राइट आंसर। मैं इसकी एक फोटो ले लेता हूं, कारण एक है बेटा कि देखो, नो वन इज परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं होता, और जिसने अपने को परफेक्ट मान लिया लल्ला जीवन में, वो समझो खत्म हो गया। शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम बताइए। उत्कंठा, उत्क्षिप्त, उद्योग, उद्वेग, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, ये सब आपके टेट सुपर टेट के प्रश्न है ना। उत्कंठा, उत्क्षिप्त, उद्योग, उद्वेग। अब देखो इसमें सब में पहला वर्ण उ है, यहां भी उ है, यहां भी उ है, यहां भी उ है, उ का कोई मतलब नहीं रहा ना। अब दूसरे नंबर पर यहां क्या है, आधा त है, उत उत्कंठा है, उत्कंठा है, ये है मतलब ऊ तो हट गया, दूसरे नंबर पर है आधा त। उत्क्षिप्त जो है बेटा, उत्क्षिप्त, अब ये क्या है, उत, उत धन क्षिप्त, तो इसमें भी दूसरे नंबर पर आधा त है। उद्योग, उत धन योग ना, उत धन योग दूसरे पर आधा त है, और उद्वेग, उदधन वेग ना, उदधन वेग, यहां क्या है, द है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखो हमने दोनों देख लिया, दोनों देख लिया हमने, बस एक यही लास्ट क्वेश्चन है बेटा, तो इसमें हमने दोनों देख लिया। अच्छा, अब इसमें सबसे बड़ी बात एक चीज की और है, क्या, अब यहां से भी हमारा उत्तर नहीं निकला, ये 3 निकला, ठीक है। ये तो एक चीज हमारे समझ में आ गई, समझ में ये आ गई बेटा कि उद्वेग जो है ये चौथे नंबर पर होगा, ये चौथे नंबर पर होगा। और उद्वेग देखो चौथे नंबर, क्यों, क्योंकि ये 3 तो लड़ रहे हैं नंबर 1 के लिए, ये तो बेचारा फाइट से बाहर हो गया, क्योंकि त के बाद द आता है, त थ द, तो ये तो फाइट से बाहर हो गया पहले ही। 3 लड़ रहे हैं नंबर 1 के लिए, क्योंकि तीनों में पहला वर्ण स्वर सेम है, दूसरा अर्ध व्यंजन सेम है, लेकिन इसका तो व्यंजन नीचे निकल गया, तो ये कंफर्म हो गया। लेकिन इसने हमारे लिए राहत कर दी, इसने बता दिया कि देखो गुरुजी हम सबसे लास्ट में आएंगे, और हम लास्ट में आएंगे तो ये 2 उत्तर हमारे कट गए। अब मेन बात ये है कि दूसरे नंबर पर यहां से कौन आएगा, तो अब देखो ये है आधा, आधा क धन स धन ई, छी, छी, ये उत्कंठा है, आधा क ना, चलो यहां से बना लें, आधा क धन अंग, ठीक है। ये उद्योग है, आधा त धन य ना, उद्योग क्या होगा, उत धन योग होगा ना, तो ये बचा योग, योग का मतलब आधा अ य प्लस ओ ना, तो यहां हो गया आधा य प्लस ओ, और ये है उद्वेग, ये तो अपने आप हट गया। अब इसमें से हम ये देख लें बेटा कि अनुस्वार वाला दूसरे नंबर पर आता है मेरे बच्चों, अनुस्वार वाला दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है लल्ला। तो इसलिए जो है उत्कंठा ये आएगा नंबर 1 पर ना, ये नंबर 1 पर आएगा। क्यों नंबर 1 पर आएगा, क्योंकि हमें पता है कि अनुस्वार वाला पहले आता है, तो उत्तर मिल गया हमारा। देखो कठिन है, लेकिन इस तरह की तैयारी होनी चाहिए। रियल में
अगर आप चाहते हो तो इस तरह की तैयारी होनी चाहिए। और मैंने कहा ये अपने क्लास में जब अच्छे से पढ़िएगा, भैया हमें शब्दकोश देखना सिखाइए, क्योंकि देखो मेरे बस में क्या है, जितना मेरे प्रश्नों में आ रहा है वो मैं बता रहा हूं आपको। जैसे मैंने आपको यहाँ प्रश्न लिया, मैंने बता दिया कि हमने देखते ही बता दिया कि ये द चौथे नंबर पर आएगा। क्यों ये वाला चौथे नंबर पर आएगा? क्योंकि ये द है, और द का मतलब है ये तीनों से हट गया। तीनों से हट गया तो तीन पहले नंबर के लिए लड़ रहे हैं, ये तो बेचारा ऑलरेडी पीछे चला गया। अब यही तीन 1 2 3 में रहेंगे, ये चौथा ऑलरेडी हो गया, तो इसको देखकर हमने 2 को काट दिया। अब हम नंबर 1 देख लें, तो हमें पता है कि जब ये 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 इतना भाग सब में, ये देखो बेटा इतना सब में सेम है। तो अब तीसरे वर्ण की लड़ाई है। तीसरे वर्ण में ये क है, और क पर क सबसे पहले आएगा, क सबसे पहले आएगा, इसलिए ये जो है हमारा नंबर 1 पर आएगा। क सबसे पहले आएगा, इसलिए ये हमारा नंबर 1 पर आएगा। तो दोनों मिलाकर हमने, कठिन है कोई दो नहीं है। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है, बहुत सरल शब्द है। मैंने आपको ये प्रश्न ऑलरेडी करा चुका हूं मैं, मुझे याद है। तीन चीज मैंने लिखाई थी पहले दिन के उसमें। मैंने बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, अर्थ व्यक्त करने वाली सार्थक इकाई क्या है? शब्द है। और पूरे भाव को व्यक्त करने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुशासिक नहीं है बेटा, अनुनासिक है, अनुशासिक नहीं है। चलो मैं पूरा हटा के फिर से लिख देता हूं, अच्छा लिखा जाएगा। अनुनासिक। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, दो व्यंजन याद कर लो, मैं बता दे रहा हूं, नोट कर लो बेटा। अनुनासिक और अनुस्वार। अनुनासिक, अनुधन नासिक। देखो उच्चारण दो जगह से होता है, ये नोट कर लो बस। उच्चारण स्पष्ट, जो आवाज निकलती, उच्चारण माने आवाज निकलना, ये दो जगह से होता है। कहां से होता है? ये होता है नंबर 1 जो सर्वाधिक होता है मुख से, और दूसरे नंबर पर होता है नाक से। बस तीसरा कोई स्थान नहीं है जहां से आप आवाज निकाल के कोई बात कह सकें। इशारा फिसारा वो अलग बात है, लेकिन आवाज निकाल करके, पनिया लो, आवाज निकाल करके अगर आप कोई बात कह रहे हैं, तो वो चीज जो है केवल आप दो जगह से कर सकते हैं, मुख से और नाक से। बड़का लहजा, बड़का, मुख से और नाक से, ठीक है। अब अनुनासिक, देखिए अनु का मतलब होता है पीछे या बाद, पीछे या बाद। नासिक का मतलब होता है बेटा नासिका या नाक। कहने का मतलब कि ये स्पष्ट हो गया कि इसमें नाक बाद में आती है। नाक कहां आती है बेटा? नाक पीछे आती है, बाद में आती है। इसका मतलब मुख पहले आता है। अब देखो हमने अंदाजा लगा लिया ना कि भाई देखो उच्चारण दो ही जगह से हो रहा है, नाक से और मुख से। तो जब हम ये कह रहे हैं कि नाक पीछे आ रही है, बाद में आ रही है, इसका मतलब मुंह पहले आ रहा है। तभी तो भाई देखो, कोई पीछे आ रहा है इसका मतलब क्या है? कोई पहले आ रहा है। भाई कोई 2 नंबर पर है, इसका मतलब कोई 1 नंबर पर है, तभी तो कोई 2 नंबर पर है। कोई फेल हुआ है, इसका मतलब कोई पास हुआ है, तभी तो कोई फेल हुआ है। तो कहने का मतलब यही है बेटा कि इसमें नाक पहले आती है, मुंह बाद में आता है। कहने का सीधा सा अर्थ है, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो उच्चारण नाक व मुख दोनों से होता है। यही चीज मैं आपको इतनी देर से समझा रहा था। अगर आपको रटा हुआ है तो स्वागत है, नहीं रटा है तो हमने आपको बता दिया। अनुनासिक, अनु माने पीछे या बाद, नासिक माने नासिका, नाक। नाक पीछे या बाद में आती है, इसका मतलब मुख पहले आता, अर्थात अनुनासिक वर्णों में नाक और मुख दोनों से उच्चारण होता है, ठीक है। और जो अनुस्वार है बेटा, अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब होता है केवल नाक से, केवल
नाक से, जिनका उच्चारण अनुस्वार ये है, ध्यान रखना बेटा, और अनुनासिक आपका ये है, ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, जैसे आप कहते हैं आ ना, तो आ पहले मुंह खुल रहा है, फिर नाक से आवाज आ रही जैसे चांद, पहले मुख खुल रहा है, फिर नाक से आवाज आ रही। तो इसलिए इसमें मुख पहले आता है, उच्चारण स्थान दोनों है, नाक मुख दोनों या मुख नाक दोनों से, और इसमें केवल नाक से, जैसे अंगूर, अंगूर, इस तरह से जो है। तो ये क्या है, अनुनासिक। हाँ, एक बात और भी ध्यान रखना कि अनुनासिक जो होते हैं ये वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं बेटा। वर्ग का पंचमाक्षर जो होता है अनुनासिक होता है। वैसे मेनली देखा जाए ना, अनुस्वार होता है। वर्ग का जो पंचमाक्षर है वो अनुस्वार होता है, अनुनासिक भी होता है, उसको मान लिया जाता है। और इसी को बाबू श्याम सुंदर दास जी ने जब सुधार की बात की थी लिपि में, भाषा में, तो उन्होंने कहा था कि जो अनुस्वार हैं इनका उच्चारण पंचमाक्षर की जगह इनका प्रयोग करना चाहिए। जैसे उनका कहना है कि संतोष ये वाला मत लिखो आप, उनके अनुसार ये वाला आप संतोष लिखो, ये संतोष लिखो, ये कहते हैं कौन, बाबू श्याम सुंदर दास। चलो अगला है बेटा, हिंदी में स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। देखो स्पर्श क ख ग ट ठ ह स स ह, ह कट गया, ह स्पर्श नहीं है, क्यों, ये ऊष्म है, आप लोग जानते हैं, ऊष्म है, कट गया। घोष, घोष का मैंने आपको बताया था, अघोष का ट्रिक मैंने आपको दिया था बेटा। अ माने एक, घो माने दो, मतलब वर्गीय व्यंजनों का पहला दूसरा वर्ण और तीनों श ये क्या होते हैं, अघोष होते हैं। वर्गीय व्यंजनों का पहला दूसरा वर्ण और तीनों स ये अघोष होते हैं। इसके अलावा जो बचे वो सघोष होते हैं। कहने का मतलब है प फ नहीं, ट ठ, ठ जो है ये कट गया क्योंकि ये अघोष है, दूसरा है। त थ, थ भी कट गया, क्यों, क्योंकि ये दोनों अघोष हैं और वहां हमें सघोष बताना है। अच्छा, भ, प फ ब भ, भ चौथा है, और जो 24 मैंने बताया था, तो चौथा जो होता है वो महाप्राण होता है, चौथा जो होता है वो महाप्राण होता है। तो ये भ हमारा एक उत्तर है जो चारों मामलों में सही है। किस पर है, चारों पर सही है। ये स्पर्श भी है, घोष भी है और महाप्राण भी है। अच्छा, बाकी हमने ये भी, एक ये छूट गया यार, हमने ये भी पढ़ा था क्या, उपु उपधमानी, उपु उपधमानी नाम ओष्ठः, मतलब प वर्ग जो हमारा होता है ये ओष्ठ होता है और प वर्ग में ही भ आ रहा है, इसका मतलब ये ओष्ठ है। प वर्ग में ही भ आ रहा है तो ये ओष्ठ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, कौन सा स्वर संवृत्त है, सवृत्त नहीं संवृत्त। देखो संवृत्त मैं बता दे रहा हूं आपको, विवृत्त संवृत्त इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूं। कौन सा स्वर संवृत्त है, देखो मैं बता रहा हूं, संवृत्त का मतलब होता है जिसके उच्चारण में, नोट कर लो बेटा, याद कर लेना, जिसके उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है, जिसके उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है उसे हम संवृत्त कहते हैं। और ये होते हैं ई उ ऊ, ये ई उ ऊ, ये चार हमारे जो बेटा हैं ये संवृत्त होते हैं। ठीक है, तो यहां जो हमारा सही उत्तर है वो ई हो जाएगा। चलो अगला है, मूर्धन्य ध्वनियां हैं ना, मूर्धन्य हमने पढ़ा था क्या, रीटू रसाणाम मूर्धा, रीटू रसाणाम
रीटू रसाणाम मूर्धा मतलब री ट वर्ग, ट वर्ग माने टठ डठ अड़, ये ना ट वर्ग र और श, इनका उच्चारण कहां से होता है बेटा? मूर्धा से होता है। ठीक है, इनका उच्चारण कहां से होता है? मूर्धा से होता है मेरे बच्चे। राम। चलो अगला है, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनि ट ठ ड ढ है, हिंदी की निम्नलिखित ध्वनियां, अच्छा ये तो ओहो हो कोई बात नहीं, चलो ये व्याख्या थी, हटाओ कोई नहीं। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। अब हम लोगों ने अभी पढ़ा था क्या? उपु उपधमानी, उपु उपधमानी नाम ओष्ठः, उपु उपधमानी नाम ओष्ठः, मतलब छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये मैंने बताया था ऊ हट जाएगा, ये प का मतलब हो गया पूरा प वर्ग, प का मतलब क्या हो गया बेटा? प वर्ग, और उपधमानी, उपधमानी मैंने बताया था अर्चंद ऊपर अर्चंद निदे, ये उपधमानी जिसके साथ लग जाएगा, जैसे हम इसे उपधमानी फ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ध्वनि हमारी क्या होती है? ओष्ठ होती है बेटा। अब आप देख लो कौन सा नहीं है? च, च नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ईचु यसा नाम तालु, हमने क्या पढ़ा था? ईचु यसा नाम, ईचु यसा नाम तालु, च जो है हमारा तालु है या तालव्य है? च क्या है? तालु या तालव्य है। अगला है, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? एक मिनट जरा सा मुझे देख लेने दीजिए बेटा। आ, रुक जाइए। हाँ, अच्छा अच्छा मैं समझ गया, ठीक है, यही चीज नहीं समझ में आ रही थी ना, ग्रेफीम ये लिखा होना चाहिए, ये चीज देखो, मात्रा स्वर जो होता है उसे समरूप या ग्रेफीम कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कम लोग इसे बता पाएंगे, मैं गारंटी शब्द कहता हूं, पूछ लेना अच्छे अच्छे नहीं। मात्रा स्वर जो होता है उसे ग्रेफीम या समरूप कहते हैं। जैसे हिंदी में जो है क्या है, 11 स्वर हैं और 10 मात्रा, तो ये एक साथ जो है समरूप कहलाती हैं या इन्हें ग्रेफीम कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया, ये इनको एक साथ में समरूप या ग्रेफीम कहते हैं। ठीक है, अगला है, प्राचीन का विलोम शब्द है, नया, प्रागैतिहासिक, पुराना, अर्वाचीन। चलो आ गए होंगे दो चार क्वेश्चन, आई होप कि दो चार प्रश्न आ गए होंगे। कह रहे हैं प्राचीन का विलोम है, देखो नया का पुराना होता है, काम खत्म। प्राचीन ना, प्रागैतिहासिक, ये प्राक धन ऐतिहासिक जो बहुत शुरू में इतिहास में हो। अर्वाचीन का, अर्वाचीन माने नवीन होता है। देखो प्राचीन का दो विलोम होता है बेटा, या तो नवीन दिया होगा या अर्वाचीन दिया होगा। प्राचीन का जो है, प्राचीन का दो विलोम होगा बेटा, या तो अर्वाचीन दिया होगा या नवीन दिया होगा, तो दोनों में से जो दिया होगा आप वही देख लेना। अगला है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। अब देखो इस तरह से जब वर्गीय व्यंजनों में से बीच में से कोई ध्वनि पूछी जाती है, वर्गीय व्यंजनों में से जब बीच में से कोई ध्वनि पूछी जाती है, तो हमें क्या करना है? हमें बस एक काम करना है कि ये देखना है कि वो किस वर्ग का है। जैसे छ, छ कहाँ आता है? च छ ज झ, तो ये छ जो है
दूसरे नंबर पर आता है। तो च अभी हमने पढ़ा था ईचू यसा नाम तालु ना, रट गया है ईचू यसा नाम तालु, छ तालव्य है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी तालव्य ध्वनि है, डायरेक्ट पूछ लिया। तो च देखो प क्या है, उपपधमानी नामोष्ठ, ल ऋतुलसानाम दंतः, ह न अकुह विसर्जनिया नाम कंठ। अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान में आ गए, क्या ये जो कंठ होते हैं इन्हें हम बेटा काकल्य ध्वनि भी कहते हैं मेरे बच्चे। क्या कहते हैं, काकल्य ध्वनि भी कहते हैं। ठीक है, काकल्य ध्वनि भी कहते हैं कंठ को। और ह जो है ये क्या है, ह शुद्ध काकल्य ध्वनि है। ह क्या है बेटा, शुद्ध काकल्य ध्वनि है। ह जो है ये शुद्ध काकल्य ध्वनि है, इसलिए हम, अच्छा सॉरी, उत्तर तो हम दे ही चुके हैं ना। हाँ, तालव्य ध्वनि है तो वो ठीक है, ये भी नोट कर लो, पूछा गया प्रश्न है। शुद्ध काकल्य ध्वनि कौन है, कौन सी ध्वनि संयुक्त, कौन सा संयुक्त व्यंजन है। देखो एक बात ध्यान रखना, ये स्वर है, इसका मतलब नहीं है ट में आधा ट प्लस अ है तो ये संयुक्त नहीं माना जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता के बोला नहीं जा सकता है। अब ये वाला है, इसको हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, द्वित्व व्यंजन। वैसे देखो मात्रा गणना में, याद रखना, मात्रा गणना में ये जो है, मात्रा गणना में ये क्या होता है, संयुक्त होता है। मात्रा गणना में ये संयुक्त होता है, लेकिन वैसे प्रोनाउंसिएशन में इसे द्वित्व कहते हैं, ये संयुक्त है। संयुक्त का मतलब मोटा मोटा जो एक कॉन्सेप्ट है बेटा संयुक्त का, वो यही है कि आधा वाला व्यंजन, बस ये समझो आप, आधा वाला व्यंजन अलग हो और पूरा वाला व्यंजन अलग हो। आधा वाला व्यंजन अलग हो और पूरा वाला व्यंजन अलग हो, इसी को हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। और जब दोनों एक होते हैं तो उसे द्वित्व व्यंजन का नाम दिया जाता है। देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों के नाम पर गलत है, ब्राह्मी, खरोष्ठी, शारदा, कुटिला ना। अच्छा ये मतलब अब मैं समझ गया, ये कह रहे हैं बीच बीच में प्रश्न इधर उधर बदल जाते हैं बेटा। चलिए देखो, ये प्रश्न एक बार आया था, मैंने जानबूझ के बताया कि यह प्रश्न निरस्त कर दिया गया था, कॉमन कर दिया गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत था। इसमें क्या है, देवनागरी का विकास ब्राह्मी से हुआ है, ये बात तय है। ब्राह्मी, शारदा, कुटिला ये एक ही परिवार की लिपियां हैं, तो इसे निरस्त कर दिया गया था। कौन सुमेलित है, ग अघोषी, फ अल्पप्राणी, स ऊष्म, ठ सघोष। देख लो, ग अघोष, अघोष में मैंने क्या बताया था, पहला दूसरा ना, पहला दूसरा अघोष होता है, तो ग तीसरा है, ये सुमेलित में। प अल्प प्राण, प और फ आप जानते हैं जो दूसरा होता है वो महाप्राण होता है, ये भी गलत है। स उष्म, हाँ ठीक है, स तीनों स जो है, स श स और ह, ये जो हैं ऊष्म व्यंजन है। सख सह ये क्या है, ऊष्म व्यंजन। ठ सघोष, ट ठ ना, ट ठ सघोष नहीं, पहला दूसरा आघोष होता है ना, ये भी गलत है। महाप्राण ध्वनियां हैं, महाप्राण कौन कौन सी है मैंने बताया था, 123 अल्प प्राण, 123 अल्प प्राण और 24 महाप्राण। तो दूसरा और चौथा देख लो, ये पहला है हट गया, ये पहला है हट गया, प प पहला है हट गया, ढ ढ और ट ठ ड ढ, ठीक है,
त थ द ध, ये दोनों चौथे हैं, बिल्कुल सही है। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों जो हैं अपने अपने वर्ग के चौथे वर्ण हैं। क्यों? ये है ट ठ ड ढ, ट वर्ग का चौथा, त थ द ध त वर्ग का चौथा। एक कथन सही है, सभी स्वर सघोष होते हैं। मैंने आपको बताया था स से स्वर न, सभी स्वर, स से स्वर, स से सघोष, तो स वाला स के साथ। सभी स्वर सघोष होते हैं, ठीक है। सभी स्वर अघोष होते हैं, नहीं। सभी स्वर सघोष अघोष नहीं होते हैं, घोषक तो नहीं होता, बिल्कुल गलत है। सभी स्वर सघोष होते हैं। एक लास्ट वर्त व्यंजनियों का उच्चारण स्थान देखो, वर्त से, वार्त से नहीं है, वर्त से है। वर्त का मतलब जानते हैं? वर्त मतलब होता है ताल। वर्त किसको कहते हैं? ताल। ठीक है। और वर्ष का मतलब तालु होता है, ठीक है बेटा। तो अब इसमें कह रहे हैं कि हाँ, देखो ये जो हमारे दांत होते हैं बेटा, ऊपर वाले दांत, ये ऊपर वाले दांत जो ऐसे नीचे वाले दांत ऐसे बनते हैं, ये ऊपर के दांत हैं। ये जो भाग होता है जिसमें दांत लगे होते हैं, इसी को वर्त्स कहते हैं, वर्त्स। और ये जो नीचे का भाग है ये वर्त्स नहीं, ये वर्त्स कहलाता है। ये है दांत, कहाँ के? ऊपर के। ये दांत हैं ऊपर के, तो इनमें जो होता है ये वर्ष कहलाता है। तो दंत पंक्तियों के ऊपर भाग को जो स्पर्श करता है उसे कहते हैं वर्ष। का एक सूत्र होता है जनरल्स, जनरलस, ये बिल्कुल क्रम से है, मतलब ज न र और ल और स, ये जो 5 वर्ण हैं बेटा, ये वर्ष व्यंजन कहलाते हैं। ये नोट कर लेना बेटा। वैसे आपको पढ़ाया जाएगा ये चीजें, लेकिन मैं भी आपको बता दे रहा हूं, ये वर्ष व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो बस आज की क्लास लल्ला यहीं तक। देखो, आप सुपर टेट का कोर्स अगर लेना चाहते हैं, एस्टेट में जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें 6393 38 29 97 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या अपने कोर्स का नाम और अपना मोबाइल नंबर ये लिख करके हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। एस्टेट के लिए, एस्टेट का कोर्स लॉन्च हो चुका है। आप लोग 1 रुपए के कोर्स लेकर के अपना 2 दिन का ट्रायल भी पढ़ सकते हैं, पर 1 रुपए में ऑटो पे है, ये बात ध्यान रखना। अगर आप ट्रायल के आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, 3 महीने का कोर्स 529 में, तो ऑटो पे को ऑफ कर देना। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद।